दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आज के मैक्सिमम बिलियनियर लोग पैसे बनाने के लिए एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं और इसके पीछे एक रीजन है। जॉन डी रॉकफेलर ने एक बार कहा था कि दुनिया की सबसे स्टेबल चीज है एबिलिटी टू मेक मनी और ये सीक्रेट कभी नहीं बदलता। इमेजिन करो कि जितना पैसा आप अपनी लाइफ में कमाना चाहते हो उसे आसानी से कमा सको। ये आपको एक सपने की तरह लग सकता है, लेकिन आज आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा यदि आप जॉन डी रॉकफेलर के युग में जाओ और देखो कि कैसे उसने $1 बिलियन का एम्पायर बनाया। आपको मिलेगा एक क्रांतिकारी मनी सीक्रेट जो आपको भी ऑफ कोर्स बहुत अमीर बना सकता है। अभी भी अगर आपको मेरी इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा हो तो इस वीडियो में खुद देख लीजिए। जॉन रॉकफेलर दुनिया के पहले डॉलर बिलियनियर थे। रॉकफेलर ने $1200 अपने फादर से उधार लिए थे, जिसमें से $1000 लगाकर उन्होंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था। और 1937 में जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास $1.4 बिलियन का साम्राज्य था, जिसको अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाए तो आज के वक्त उसकी वैल्यू होती है $318 बिलियन। अगर हम इसकी आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की वेल्थ से तुलना करें तो उनकी टोटल वैल्यू है $219 बिलियन। जॉन डी रॉकफेलर की बायोग्राफी को डिटेल में पढ़ने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि उनकी अमीरी का रहस्य था पैसों की ये कुछ स्किल्स, और आज उनकी स्किल्स का रहस्य इसी वीडियो में आप जानने वाले हो, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, कीपिंग ट्रैक ऑफ योर मनी। 7 साल की एज में रॉकफेलर ने पहली बार अर्निंग स्टार्ट करी, जिसमें वो पड़ोसी के फार्म पर आलू बीनने और खरगोश पालने का काम करते थे। तब उन्होंने अपनी माँ के कहने पर पैसों का हिसाब लिखना शुरू किया, जहाँ पर वो एक नोटबुक में सब कुछ लिखते कि उन्होंने कितने कितने पैसों से क्या खरीदा और पैसों को कहाँ पर स्पेंड किया। और इस हैबिट ने उनको बिजनेस में फाइनेंस और एक्सपेंसेस को मैनेज करने में बहुत हेल्प किया, और ये हैबिट 97 साल की एज तक अंत तक उनके साथ रही। रॉकफेलर का बायोग्राफर बताता है कि वो काफी गरीब फैमिली से थे। उनके फादर एक ट्रेवलिंग सेल्समैन थे और वो पूरी कंट्री में ट्रेवल करते रहते थे। यूजुअली उनके फादर घर पर नहीं रहते थे, इसलिए रॉकफेलर की माँ को पैसे सेव करके रखने पड़ते थे। इसलिए उसने हर एक सेंट को रिकॉर्ड रखने की हैबिट डेवलप की, जो कि उसने अपने बच्चों को भी सिखाया। बचपन से ही जॉन ने देखा कि कैसे पैसों का रिकॉर्ड रखना वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। जॉन के पेरेंट्स उसको यूनिवर्सिटी भेजना चाहते थे, लेकिन जॉन ने एक कॉमर्शियल कॉलेज में अकाउंटिंग कोर्स को चुना। पढ़ाई खत्म होने के बाद रॉकफेलर को असिस्टेंट अकाउंटेंट का जॉब मिला। अकाउंटिंग के लिए उनके पैशन को उनके सीनियर्स द्वारा भी नोटिस और अप्रिशिएट किया गया। जब भी उसे अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट मिलता तो उसकी आंखें चमक उठती। रॉकफेलर की स्टार्टिंग सैलरी महज $17 थी, जो दूसरे महीने ही $25 कर दी गई। 1 साल बाद वो $800 एनुअल सैलरी के साथ मैनेजर बन गया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि रॉकफेलर फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कितना कमिटेड था, और ये पैसों के बारे में उसका नॉलेज ही था जो उसके फ्यूचर वेल्थ के लिए फाउंडेशन बना। इसलिए यहाँ पर मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि अभी से पर्सनल फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना शुरू कर दो। नंबर 4, डोंट बी अफ्रेड टू बोरो। लोग हमेशा उधार लेने को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन रॉकफेलर का एग्जाम्पल हमें बताता है कि उधार लेना अच्छा भी हो सकता है। यदि रॉकफेलर ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने फादर से उधार नहीं लिया होता तो शायद वो कभी बिलियनियर नहीं बन पाते। इस उधारी के पैसे ने उनकी बहुत हेल्प की। रॉकफेलर का फर्स्ट बिजनेस था एक स्मॉल लॉजिस्टिक कंपनी। उसके पास फंड्स कम थे और ऑलरेडी उसने अपने फादर से लोन ले रखा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उसने कहीं और से भी पैसों का जुगाड़ करना जरूरी समझा। यूजुअली ये माना जाता है कि केवल फाइनेंशियली इलिटरेट लोग ही होते हैं जो लोन से नहीं डरते, लेकिन उनमें और रॉकफेलर में फर्क ये है कि उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। नंबर 3, फुलफिल ऑब्लिगेशंस। अपना दायित्व निभाने के मामले में रॉकफेलर शुरू से ही बहुत सीरियस थे, फिर चाहे बात पैसों की ही क्यों ना हो। वो जो बोलते थे उसे उसी डेडलाइन के अंदर करके दिखाते थे। हाउ आई मेड $500 मिलियन में एक संस्मरण में वो बताते हैं कि उनके फादर भी उनसे पैसा तभी वापस मांगने आए जब वो अपनी वर्स्ट फाइनेंशियल कंडीशन में थे। हालांकि इसके पीछे उनका मकसद उनको पैसों के बारे में सिखाना ही रहा होगा, लेकिन हर एक क्रेडिटर को रॉकफेलर ने वक्त पर पैसा लौटाया। उनकी इसी रेपुटेशन के चलते उनको आगे बैंक से भी और बड़ा अमाउंट मिलने में आसानी हुई।
इसलिए आपको भी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री और फाइनेंशियल रेपुटेशन को केयरफुली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, ईच डिसीजन हैज इट्स प्राइस। रॉकफेलर बिना किसी फियर के उधार लेते थे और जब लौटाना होता था तब उसे रिटर्न भी कर देते थे, क्योंकि वो इमोशन में बहकर डिसीजन नहीं लेते थे, बल्कि उनका हर एक डिसीजन केयरफुली कैलकुलेटेड होता था। जब वो पैसे उधार लेते थे तो वो हमेशा ये कैलकुलेट कर देते थे कि उनको कब और कितना वापस रिटर्न करना है और कितना वो उस उधार लिए गए पैसे पर कमा सकते थे। और जब वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे तब वो पहले ही ये कैलकुलेट कर लेते थे कि वो उस पैसे को कब, कैसे और कितना मल्टीप्लाई करेंगे। जॉन डी रॉकफेलर ने अपने बिजनेसेस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे। यदि किसी इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन में इंक्रीज होता या फिर उससे कॉस्ट रिड्यूस होती तो वो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता और रॉकफेलर कभी उसे स्किप नहीं करते। रॉकफेलर यूनाइटेड स्टेट्स में वो पहले इंसान थे जिन्होंने ऑयल को घोड़ों पर ढोना बंद करके रेलवे से ट्रांसपोर्ट करने में इन्वेस्ट किया। पहली बार उन्होंने रिफाइनरीज में वर्कर्स की सेफ्टी पर भी ध्यान दिया। उन्होंने आयरन माइंस में भी इन्वेस्ट किया। जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि जल मार्ग परिवहन का अधिक सस्ता विकल्प है तब उन्होंने खुद से शिप ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वेस्ट किया। जिस टाइम पे दूसरे बिजनेसमैन ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को रिस्की मानते थे और उसमें इन्वेस्ट करने से कतराते थे, तब रॉकफेलर का जवाब होता था, ठीक है, सारा पैसा मैं अकेला ही लगाऊंगा, लेकिन फिर सारा का सारा प्रॉफिट भी मेरा ही होगा। एक वक्त के बाद उनको भी ये बात समझ आ गई कि जब रॉकफेलर अकेले ही इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, मतलब प्रॉफिट बहुत तगड़ा था। नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कभी नहीं बदलते। जॉन रॉकफेलर की मनी स्किल्स में भी हम यही देखते हैं, और जो भी पर्सन इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा डेफिनेटली ही विल मेक ए हेल लॉट ऑफ मनी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।